हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 शुरू। और यह एक ऐसी वीडियो रहने वाली है जहां पर हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 4 एंड भी कर देंगे। ये पूरा का पूरा वीडियो चैप्टर नंबर 4 का ही रहने वाला है। यहां पर चैप्टर नंबर 4 में से जो जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उन्हीं मेन टॉपिक को आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझाया जाएगा। उसके बाद आपको ये नोट्स आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। वहां से इन नोट्स को डाउनलोड करना, अपना आराम से कहते गूगल ड्राइव की लिंक है वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के और अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ पे चलिए हमारे पास ये अपना चैप्टर नंबर 4 शुरुआत करते हैं, जहां पर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक क्या पे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग के बेसिस कितने होते हैं हमारे पास? यहाँ पे दो बेसिस होते हैं टोटल। कितने? तो हमारे पास एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूल बेसिस। इसका मतलब जो हमारे पास अकाउंटिंग है ये दो तरीके से ऑपरेट कर सकती है। क्या? या तो कैश बेसिस पर या फिर एक्रूल बेसिस पर। तो यहां पे हम समझते हैं पहले कैश बेसिस के बारे में। कैश बेसिस का मतलब क्या है? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेड। एंट्री कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज तभी मेड करी जाएंगी कब? व्हेन कैश आईडी इज रिसीव। जब हमें कैश आईडी मिलेगी। जब हमें क्या कैश आईडी मिलेगी, मतलब जब हमें पैसा मिलेगा, कैश हाथ में आएगा, हम गिनेंगे, तभी एंट्री कहते हैं हमारे पास लिखी जाएगी। वहीं पे दूसरा क्या है? व्हेन कैश आईडी इज पेड। जब हम कैश पेड करेंगे, जब हमारे नोट कोई और गिनेगा, तो तब हमारे पास यहाँ पे एंट्री करी जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री करने के केवल दो ही रीजन है, जब कैश रिसीव्ड होगा, जब कैश पेड होगा। नॉट व्हेन द रिसिप्ट और पेमेंट बिकम ड्यू। ये तब एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी जब हमारे पास जो रिसिप्ट या पेमेंट है वो क्या है? ड्यू। रिसिप्ट कहते हैं ड्यू का मतलब क्या है कि हमने कमा ली है, ठीक है, हमने क्या कर लिया है? कमा ली है, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में पैसे नहीं आए हैं। ये होता है रिसिप्ट ड्यू। वहीं पे पेमेंट ड्यू का मतलब क्या है? हमें पेमेंट करनी थी किसी की, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी है, तो ये हो जाएगा पेमेंट ड्यू। तो ये हमारे पास क्या था? कैश बेसिस। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना सेकंड बेसिस कौन सा? एक्रूल बेसिस। एक्रूल बेसिस में हमारे पास क्या है? रिवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज व्हेन दे ऑक्यूर रेदर देन वे दे आर पेड। इसका मतलब रिवेन्यू और जो कॉस्ट है ये तब रिकॉग्नाइज करी जाएगी जब वो हो रहे हैं, जब वो ट्रांजेक्शन हो रही है। इवन व्हेन दे आर पेड, ऐसा नहीं है कि जब वो पेड होगा या फिर हमें मिलेगा तभी हम इसे रिकॉर्ड करना, नहीं, जब वो ट्रांजेक्शन हो गई तभी आपको क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है। ये होता है हमारे पास एक्रूल बेसिस। मतलब समझ के चलते हैं कि हमने काम किया, हमने पैसा कमा लिया, आज नहीं आया तो क्या बता, थोड़ी दिन बाद आ जाएगा। ये हमारा एक्रूल बेसिस होता है। क्या होता है? एक्रूल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, एक कहते कस्टमर आया, ग्राहक आया और वो कहता है कि मुझे इतने इतने कहते हैं सामान चाहिए, मैं उसे दे देता हूँ। वो कहता है पैसा मुझे, मैं ना आपको कुछ समय बाद दूंगा। मैंने पैसा कमा तो लिया है ना, हाथ में नहीं आया है, ठीक है, वो जो नोट होता है ना वो सिर्फ हाथ में नहीं आया है, लेकिन हमने पैसा कमा लिया है। यही हमारा एक्रूल बेसिस होता है। मैं उस ट्रांजेक्शन क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। वहीं पर क्या है? इट रिकॉर्डेड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एक्रूल बेसिस कहता है कि ये रिकॉर्ड करता है इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करता है। इट इज मोर अप्रोप्रिएट बेसिस। ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्या? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करने का हमारे पास ये मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस है। देखिए, अगर कहते हैं हम नगद में व्यापार करेंगे तो व्यापार ही नहीं चलेगा। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़े बड़े व्यापार आज भी उधारी पे ही चल रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, उधारी पे होता है, मतलब ऐसा होता है कि आपके पास स्टॉक है, अगर आप कहोगे ना कैश में बेचेंगे सिर्फ, आपका स्टॉक रखा का रखा रह जाएगा। लेकिन अगर आप उधारी पे निकालोगे तो सामने वाला उसे बेचने के लिए तैयार रहेगा और आपके पास पैसा आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। हालांकि इसमें कुछ हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। ठीक है, जो हम देखो, जो उधारी माल जिसने हमसे लिया वो डेटर तो है, लेकिन जब वो पैसे लेके भाग गया वही डेटर क्या बन गया हमारे लिए? बैड डेब्ट्स बन गया। तो यहां पर हमारे पास ये दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थे। कौन कौन से? एक तो कैश बेसिस और एक एक्रूल बेसिस। कैश बेसिस में क्या, जब कैश पे आएगा या कैश जाएगा तभी एंट्री क्या करनी है? हमें रिकॉर्ड करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन अक्रूल बेसिस में क्या है? यहाँ पे अक्रूल बेसिस में हमारे पास एंट्री तभी रिकॉर्ड हो जाएगी जब वो ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, चाहे पैसा अभी आया है चाहे बाद में आएगा, लेकिन हमें वो ट्रांजेक्शन तभी के तभी क्या कर लेनी है? रिकॉर्ड कर लेनी है। यहां पर हमारे पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? पूरे कंप्लीट होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारे पास ये। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या? अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में लिखा है। साथ में हम इस वाले नोट्स के अकॉर्डिंग और इस वाले नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नेचर पढ़ेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ए मोड ऑफ कंडक्ट अकाउंटिंग। ये एक मोड है क्या? कंडक्ट, अकाउंटिंग को कंडक्ट करने का।
जो इम्पोज किया था, इम्पोज ऑन एन अकाउंटेंट, जो किस पे इम्पोज किया, अकाउंटेंट पे इम्पोज किया था बाय कस्टम लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी, किसके द्वारा, कस्टम लॉ, लॉ मतलब कानून, या फिर प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर देखें प्रोफेशनल बॉडी आईसीएआई है ना, जो चार्टेड अकाउंटेंट का वहां पे, वहीं पे क्या है, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमारे पास क्या था, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, ये क्या है, एक रिटर्न स्टेटमेंट, ये क्या है हमारे पास, एक रिटर्न स्टेटमेंट जो कि इशू करी जाती है बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जो किसके द्वारा इशू करी जाती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल। अब यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट होते क्या है, ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, क्या होते हैं, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, जो किसने इशू करे यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है, किस लिए इशू करा जाता है, फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे जो अकाउंटेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर सके, ड्रॉ कर सके। तो यहां पर हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो किसके द्वारा इशू करी जाती है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जिसके अंदर क्या लिखा होता है, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, जिसके द्वारा यहाँ पे क्या जो हमारे अकाउंटेंट है वो ड्रॉ कर सके क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट किसके बारे में, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं इसको यहाँ पे रीड करना शुरू करूंगा और रीड कर करके साथ में आपको ये पूरा पूरा समझाया जाएगा। देखिए सबसे पहला आपको नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, एक गाइडलाइन विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, जो हमें क्या दिखाता है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है यहाँ पर, अब देखो एक काम करने का तौर तरीका बताता है ये, क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस, जिससे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन होती है जो हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि आपको इस मॉडल से वर्क करना है, जिससे आप क्या बना सके, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। वहीं पे दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस का एनवायरमेंट जैसे ही चेंज होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बीइंग चेंज और रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। चेंज का मतलब देखो पूरा प्रॉपरली चेंज होता है, चेंज का मतलब यहाँ पे क्या, रिवाइज, जैसे आपका आजकल सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है ना बार बार, इसी तरह से ये भी क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज होते हैं। वहीं पे तीसरे पॉइंट पे चलते हैं यहाँ पे, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यूनिफॉर्मिटी करने के लिए, किसमें, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में करने के लिए, and to ensure consistency and comparability is the main objective of accounting standard। कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी इसका मेन ऑब्जेक्ट है, किसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर, हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये मैंडेटरी है, किसमें, नेचर में। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेचर्स क्या होते हैं, ओवर होते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ में, यहीं पे देखते हैं बच्चों हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, अकाउंट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहां पे हमारे पास पहला क्या है, it required to bring uniformity in the accounting practices and policies by proposing standard treatment in preparation of financial statement। ये एक यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं किसमें, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, जिससे आप क्या बना सके, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। यही चीज आपके नेचर में भी थी। आगे देखते हैं, देखो नेचर और कहते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव ज्यादातर सिमिलर देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड are reliable for various user because these standard create a sense of confidence among the user। हमारे पास ये जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा, ये रिलायबल होती है सभी यूजर के लिए, अलग अलग यूजर के लिए क्या है, रिलायबल। क्यों, क्योंकि ये दीज क्रिएट ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कहते हैं कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं किसके, अमंग द यूजर। यूजर कौन होते हैं, जो यहाँ पर कहते हैं यूजर हमारे पास मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, जो ऑनर वगैरह होते हैं, इवन अकाउंटेंट भी यहाँ पे एज ए यूजर कंडक्ट कर लिया जाएगा। वहीं पर दे रखा थर्ड पॉइंट, टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन बाय कोडिफाइंग द अकाउंटिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस, ये प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, किसके, फ्रॉड और कहते हैं मैनिपुलेशन को, किसका, फ्रॉड और मैनिपुलेशन को प्रिवेंट से बचने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। वही फोर्थ पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सो इट हेल्प ऑडिटर टू ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हेल्प करता है किसको, ऑडिटर को, ताकि वो क्या कर सके, ऑडिट कर सके बुक्स ऑफ अकाउंट को। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी सारे क्या होते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट होते हैं। और यहीं पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के साथ साथ ये वाला पूरा चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मेन सारी चीजें कर ली हैं,
पढ़ लिए, जिसमें हमारे पास पहला मेन कंसेप्ट क्या था, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारे पास दो बेसिस निकले। वहीं पर हमने बेसिस समझने के बाद में फिर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझा, जो कि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर उसका कंसेप्ट समझा। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, उसका नेचर, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देन हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके बाद में हमारे पास इस चैप्टर में कुछ भी चीज मेन नहीं रह जाती है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरी की पूरी वीडियो क्या होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, ताकि वो भी सीख सके क्या यहाँ पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जब हमारी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर जो कराए जाने वाले हैं कौन से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशंस में, इवन जो आपके टेस्ट में, और बहुत कुछ समझने में, जिससे आप क्या बन सकते हैं, फ्यूचर अकाउंटेंट।